देख रहे हैं कौन सा, प्रोबेबिलिटी का पार्ट। ठीक है, तो मैं जो जो आपसे पूछते जाऊंगा आप बताते जाइएगा जितनी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मुझे बताइए सबसे पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, वेल डिफाइंड क्या आउटकम्स। आउटकम्स किसी भी तरीके का हो सकता है आपका। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेरिमेंट को एग्जांपल की, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल, है ना। अगर हम टॉस कर रहे हैं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। यस और नो? कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो बोलो यस और नो। उसी तरह से हमारे पास डाइस है। डाइस जो हम लूडो खेलते हैं, तो डाउस की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो टॉप पे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। ये डिपेंड करता है कि हम नंबर ऑफ डाइसेस कितने ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो कुछ आपको पता है कि आप टॉस करोगे तो कंफर्म या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्या आएगा ये आप कह नहीं सकते हो। तो दो तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको पता हो, एग्जैक्ट रिजल्ट हो या ना हो। एक होता है इसके हमें 2 पॉइंट है मुझे। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा होता है क्या, रैंडम। अब मुझे बताओ डिटर्मिनिस्टिक का मतलब, अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा, जैसे एक स्टोन को थ्रो किया गया तो कंफर्म नीचे आएगा, यस और नो। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये सारे एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जैसे टॉस किया हमने, रैंडम तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना। उसी तरह से रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसको करते हैं, डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस ये वो सेट है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम लिखते हैं। ऑल क्या पॉसिबल आउटकम्स, समझ पा रहे हैं सब लोग? ऑल पॉसिबल आउटकम्स समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ टॉस, है ना, कॉइन के केस में सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, क्या आएगा, या तो हेड या टेल। अगर एक कॉइन को हमने टॉस किया है तो। उसी तरह से अगर डाइस है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, यस सर। यस, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा इवेंट क्या होता है कि पॉसिबल सबसेट का मतलब ये होता है कि मुझे, या फिर हम रिक्वायर्ड सबसेट बोले हम। सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट, है ना, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, हम पहली बात तो इवेंट को डिनोट किससे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेंट कौन सा होता है, तो अगर मैं पूछूंगा इन रोलिंग ए डाइस, है ना। ठीक है, पॉसिबिलिटी या फिर इवेंट, सारे इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, ए ऑड नंबर। तो आप बोलेंगे इवेंट ऑड नंबर आए ये 6 में से, तो कौन कौन सा आ सकता है, 1, 3 और 5, यस और नो? बोलो यस। ठीक है, कोई दिक्कत, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन यही चीज़ मैं बोलूँगा अगर इवन नंबर चाहिए तो क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, 2, 4 और 6। समझ पा रहे हैं, यस और नो? अगर मैं पूछूंगा इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर्स वाले कौन कौन से हैं, 1 और 4, है ना। 1 का स्क्वायर होता है, 2 का, 4 2 का स्क्वायर होता है, यस और नो, है ना। तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स आए कितने हैं, 1 2 3 आए। इसमें कितने आए, 3 आए। इसमें कितने आए, 2 आए। तो अब अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है प्रोबेबिलिटी का। तो मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी
probability of getting an even number in rolling a dice. रोलिंग ए डाइस, प्रोबेबिलिटी जो होता है, पहली बात आपको ये बात समझनी होगी, किसी का प्रोबेबिलिटी कोई जो होता है वो क्या होता है, 0 और कहाँ से 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ये सब लोग को पता भी होगा, ठीक है। इवन नंबर अगर मैं रोल करता हूँ तो इवन नंबर के कितने, ये होता है फॉर्मूला समझ लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ नंबर ऑफ इवेंट्स, ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ इवेंट है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ इवेंट है, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 6 हैं। इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, कितने, 1 2 है, समझ पा रहे हो सब लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो आपसे पूछा गया है इवेंट नंबर आए, इसके लिए क्या नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, तो इवेंट नंबर के लिए ये वाला है, कितना है बताओ, 3 है, और सैम्पल स्पेस कितना है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया, हाफ। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर में पूछूं तो कितना आएगा, फिर से वही ऑड नंबर का कितना है, बोलो 3 है ना, ऑड नंबर का 3, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 6 आधा। अगर मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्क्वायर्स तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे कितने हैं, 2 हैं, और कितने हैं टोटल कितना है, 6, तो कितना आएगा 1/3 इसका। आप देखोगे 1/3 होता है 0.33, 1/2 होता है 0.5, ये दोनों जो वैल्यूज़ है 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, यस क्लियर है, यस सर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये मैं आप लोगों को वो भेजते जाता हूँ, क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग नोट डाउन करते जाना, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब अगला आता है हमारा अगला टर्म इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्या आता है। अब इवेंट्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, और इवेंट्स के टाइप्स के बारे में, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, तो ज़रा समझिएगा। पहला पॉइंट है आपका एलिमेंट्री इवेंट। कौन सा है, एलिमेंट्री इवेंट। सीधा सीधा डेफिनेशन एग्जाम में आता है, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट किस में बोलते हैं, जिसके ओनली 1 सैंपल पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, ओनली 1 सैंपल पॉइंट या फिर सिंगल इवेंट, क्या सिंगल इवेंट, ठीक है, जिसके सिर्फ सिंगल सैंपल पॉइंट बोलिए या सिंगल इवेंट बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। मतलब एक ही डेटा से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट ज़रा देखिएगा, थर्ड का दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा क्या, कंपाउंड इवेंट। क्या आता है, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट को कंबाइन किया जाए। व्हेन, अब मैं जैसे एलिमेंट्री इवेंट है, इसमें सैंपल स्पेस मान लो हेड है और टेल है, मैं पूछ रहा हूँ मेरे को ओनली हेड चाहिए, तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 1 होगा, यस और नो, बोलो यस। अगर मैं बोलूँगा ओनली टेल चाहिए मुझे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, एक ही बार ऐसा हो पाएगा, तो एलिमेंट्री इवेंट हो गया, सिंपल बात है ना, राइट ना। लेकिन कंपाउंड इवेंट क्या होगा, जब हम 2 कॉइन को एक साथ हमने डाल दिया, तो मैं बोलूँगा दोनों में हेड चाहिए, दोनों में टेल चाहिए, है ना, या फिर 2 अलग अलग इवेंट को जब हमें एक साथ लेना पड़े, 2 अलग अलग डाइसेस हमने डाल दिए, फिर हम बोल रहे हैं कि सम 7 होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए, है ना, स्क्वायर होना चाहिए, तो कंपाउंड इवेंट में 2 इवेंट को हम कंबाइन करते हैं। तो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स आर क्या, कंबाइंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बोलो कंपाउंड इवेंट, ठीक है, कंपाउंड इवेंट। 2 इवेंट को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, हालांकि एग्जांपल ये पूरी तरह से बोलने में थोड़ा
जनरल लगेगा ये कॉइन 2, इसमें भी हेड और टेल आएगा, सैम्पल स्पेस तो इसमें भी हेड और टेल आएगा, लेकिन मैं दोनों को राइल कर दूँ, दोनों का एक साथ रोल करूँ, रोल टुगेदर, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है सैम्पल स्पेस का, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, बराबर ना, करेक्ट। अब मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा कि बोथ हेड चाहिए, बोथ क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो उसके लिए मुझे दोनों में जाना पड़ेगा, दोनों कॉइन से हमारा देखना पड़ रहा है, मुझे कंबाइन करना पड़ा है दोनों को, है ना, ठीक है। तो ऐसा कितनी बार होगा, एक बार होगा। टोटल कितना सैम्पल स्पेस है, 4 है, यस और नो, बराबर ना, हेड हेड, हेड यस टेल, सर। टेल हेड, टेल टेल, तो दोनों में हेड आए 1/4, दोनों में टेल आए, बोथ टेल आए, उसके लिए क्या होगा, ये वाला एक ऐसा केस है 1/4, समझ रहे हो। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल। तो इसमें आप देख रहे हो कि दोनों इवेंट का आपको क्या करना पड़ रहा है, कंबाइन करनी पड़ रही है, यस और नो, बोलिए यस, हाँ जी, यस सर। आगे बात करते हैं ज़रा। चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है मेरा, थर्ड का ही अगला पॉइंट है, मान लो थर्ड पॉइंट में लेके चल रहा हूँ, इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, दोनों के अंदर इक्वल पॉसिबिलिटी है ना, इक्वल इक्वल पॉसिबिलिटी, इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स टू अकर, सिंपल सिंपल। जरा देखिएगा, एग्जांपल लीजिएगा कि अगर मेरे पास एक डाइस है, या डाई बोल लो, डाइस बोल लो, जो बोलना है तुमको, डाइस बोलो, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर मैं बोलूँगा पॉसिबिलिटी 1 का क्या है, तो आप बोलोगे 1/6, मैं बोलूँगा पॉसिबिलिटी 3 का क्या है, तो आप बोलेंगे 1/6, यस और नो। अगर मैं बोलेंगे प्रोबेबिलिटी 5 आने का कितना है, तो आप बोलेंगे 1/6। तो ये जो 1 3 5 हो, या फिर मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी 4 आने का कितना है, तो आप बोलेंगे 1/6। तो ये जो 1 का आने का, या 2 का आने का, या 3 का आने का जो प्रोबेबिलिटी है, सब वो क्या है, इक्वली लाइक है, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, बराबर ना, कि जितनी पॉसिबिलिटी 1 के आने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी 2 आने की है। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट, क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव। इसके अंदर क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम necessarily occurs, necessarily occurs whenever the experiment is performed। एक्सपेरिमेंट इज क्या, आप लोग लिखते भी जाना, क्योंकि एग्जाम्पल शायद आपको नाम मिले, तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी लिखते हूँ, परफॉर्म्ड, यस सर। ठीक है, समझिएगा, जैसे दैट इज यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इवेंट्स इज सैम्पल स्पेस। जरा समझना कैसे सैम्पल स्पेस, देखना, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ, मान लो एक सेट ए है ना, उसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। बी ले लिया हमने, इसमें आ गया 2 5 6 7। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका यूनियन लूँगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, अब 2 दो बार तो लेना है नहीं, एक ही बार लेंगे, है ना, 2 एक बार कॉमन आ गया, बट एक तो कम से कम ऐसा है जो कॉमन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, दोनों में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, तो कम से कम एक का जो है ना दोनों में होना क्या है, कंपलसरी है। समझ में आ रही बात कि कम से कम एक जो है ना कॉमन होना ही चाहिए, यानी कम से कम एक इंटरसेक्शन तो हमको दिखना ही चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है। क्या ये बात समझ में आई सबको, यस और नो, बोलिए यस। यस सर। तो यानी कम से कम एक एलिमेंट, हालांकि हो सकता था यहाँ पे मैं इस 5 को 3 भी बना सकता हूँ, तो इसमें 2 और 3 दो एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे जो दो बार अकर हो रहे हैं, मतलब 2 और 3 इसमें भी है और बी में भी 2 बार 3 है सपोज, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया 2, यानी एक बात समझ आया, एग्जॉस्टिव इवेंट वो है जिसमें एक इवेंट का होना क्या है, कंपलसरी है। यानी अकरेंस ऑफ 2 इज ए मस्ट इन, जैसे इस वाले केस में बात करें 2 या 1 इवेंट इज ए मस्ट इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स, राइट। ये तो हो गया 2 इवेंट अगर हो तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 इवेंट हो, 4 इवेंट हो, लेकिन चारों में कम से कम एक तो कॉमन होना ही चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आई, यस और नो, बोलिए। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात कर लें जरा। अभी हमने देखा क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट। अगला पॉइंट है हमारा, मान लीजिए 5वां पॉइंट है सपोज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एकदम डेफिनेशन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल गड़बड़ मत करना, इवेंट्स। अगला टर्म है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो रहा है, इफ occurrence of one of the event excludes the possibility of any other. Occurrence of one of the event exclude the possibility of any other. है ना, यानी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दैट इज बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम। समझ में आ रही बात, समझ आ रही है बात, यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ऐसा कभी होगा कि आज संडे भी है, आज मंडे भी है? नो सर। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो नो सकता। सर। अगर मैं बोलूँगा कि एक हमने कॉइन को थ्रो किया, मैंने कॉइन 1 थ्रो किया तो मुझे हेड आया सपोज, और कॉइन 2 को थ्रो किया तो हो सकता है हेड आए, पॉसिबल है, यस और नो। यस सर। है ना, दो अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग सेम आ सकता है, राइट, बराबर ना। लेकिन Yes, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हेड 2 कॉइन है और इसमें हेड आ, तो दूसरे में टेल भी तो आ सकता है। अगर इसमें हेड आया तो इसमें टेल भी आ सकता है, यस और नो। यस सर। इसमें अगर Yes, sir. टेल आया तो इसमें हेड आ सकता है, और अगर इसमें टेल आया तो इसमें हेड आ सकता है, यस और नो, यस और नो, बोलो। लेकिन Yes, sir. कभी ऐसा होगा कि कॉइन 1 में हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए एक ही टाइम पे? नो। नो। हो सकता। यानी एक बात हमें समझ में आया कि दोनों में एक ही टाइम पे दोनों चीज़ आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जरा समझो। मेरे पास एक डाइस है जिसके सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, बस। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूँ का इवेंट चाहिए मुझे, इवेंट नंबर वाले, तो आपके क्या आएंगे, 2 4 6,
मैं बोल रहा हूँ ऑड नंबर वाले, क्या आएगा 1 3 5। मुझे बताओ कि इवन नंबर अगर है तो 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। ऑड नंबर है तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। लेकिन कभी ऐसा आए हो सकता है क्या एक ही टाइम पे इवन नंबर भी आए और ऑड नंबर भी आए? नो नो सर। सर। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? अगर मान लो ये E1 है और ये E2 है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5, 0। 0 या नन, नल, जो भी है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? नो सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मान ली पॉइंट नंबर 6 है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं, है ना? अगर कोई इवेंट ई है, कोई इवेंट क्या है मेरे पास? ई है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई का क्या होगा? क्या होगा? इज द सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स बोल सकते हो, सैंपल स्पेस नहीं, सैंपल पॉइंट्स ऑफ सैंपल अदर देन सैंपल पॉइंट्स इन ई। जरा समझना क्या है। अगर कोई इवेंट डाइस का ही लो, मान लो डाइस में टोटल सैंपल स्पेस क्या होते हैं बताइए जरा? 1 2 3 4 5 और 6, सही है? हाँ जी बोलो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इवेंट मुझे चाहिए इवन नंबर वाले, समझ आ रही है बात? यस। तो क्या आएगा बताओ जरा? 2 4 6। तो अगर मैं इसको ई से डिनोट करता हूँ तो ई डैश क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होगा? बोलो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, इवेंट ई। सारे सैंपल स्पेस में से हम अदर देन सैंपल पॉइंट्स, तो ये सैंपल पॉइंट्स हो गए, है ना? सैंपल पॉइंट्स 1 2 3, अरे बोलो ना। यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट निकालना है तो आप क्या करोगे? 1 2 यूनियन से क्या करोगे? 5 6 से आप घटा दोगे, क्या घटा दोगे? 2 4 6 को, तो क्या बचेगा? 135। 1 3 5, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या हो गया? 1 3 5। समझ में आया कि आपके जो ज़रूरत की चीज़ है वो निकाल लीजिए, जो बच गया वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हो जाएगा। चलिए, इसी कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं नन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? नन अकरेंस ऑफ ए गिवन इवेंट या ऑफ एनी इवेंट। अगर ऑड नंबर के हैं, सॉरी इवन नंबर के 2 4 6 है तो नन अकरेंस क्या है? 1 3 5। यस और नो? बराबर? समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं है? समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो अब कहा जाता है कि इस दोनों प्रोसेस में इवेंट प्लस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है उस दोनों की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इवेंट और इवेंट का कॉम्प्लीमेंट का सम कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि इवेंट जो है 1 माइनस ई का इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज़ 1 माइनस अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट का मतलब तो अकरेंस ऑफ इवेंट हो गया और नॉन अकरेंस का मतलब 1 माइनस ई डैश हो गया। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या आता है? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं? जिसमें इंटरसेक्शन अगर हम ले, जैसे हमारे पास कोई इवेंट ए है, इवेंट कौन सा है? ए है मान लो, और दूसरा इवेंट क्या है? बी है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। जैसे इवेंट ए में मान लो टॉस किया जा रहा है कॉइन को, और इसमें डाइस को रोल किया गया है। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है क्या? हाँ जी, हाँ सर। 1 2 सैंपल स्पेस की बात हो रही है, 4 5 कोई सिमिलैरिटी है क्या? नहीं। लेकिन सैंपल पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। इसके 2 सैंपल पॉइंट है और इसके 6 सैंपल पॉइंट है, टोटल 8 सैंपल पॉइंट हो गया। ठीक है ना? सैंपल पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का जो बात होगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर है हमारे पास, तो दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं। है कुछ कॉमन? नहीं है। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? अगर मैं इस वाले में आपसे सिर्फ ओनली हेड बोलूँगा तो आप 1/2 बोलोगे। ओनली हेड, यस और नो? ओनली हेड के प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। इसमें पूछूंगा ओनली इवन नंबर, ओनली इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ? 2 4 6, 3/6 कितना आया? 1/2। यस और नो? अरे बोलो। यस सर। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँगा कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज, या ए इंटरसेक्शन बी इज, तो आपको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कितना था? सिर्फ हेड आने का 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या? इवन नंबर आने का 1/2। तो आंसर क्या है? 1/4। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस और नो? यस सर। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली जा सकती है, और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दूसरा इंडिपेंडेंट निकाली जा सकती है प्रोबेबिलिटी। और बाद में आप कहना चाहते हो कि मेरे पास दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ चुका है, आप उसका प्रोडक्ट निकाल दो, आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का ए और बी का इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर फाइनली आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। क्लियर है? यस? यस। एक छोटा सा Yes, चीज़ sir. और देख लेते हैं जल्दी से। अगर मान लो इसमें Yes. ओनली का 1/2 है, और मैं बोलूँगा ओनली नंबर ग्रेटर देन 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 5 और 6, यानी 2/6 क्या आ गया? 1/3। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का वैल्यू कितना आता? 1/2 इंटू 1/3, तो क्या रहता? 1/6। क्लियर है? जबकि Yes, sir. इवेंट 2 के लिए क्या था? इवेंट बी के लिए क्या प्रोबेबिलिटी था कि नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 और 6 है, यदि 2 टोटल नंबर्स कितने हैं? सैंपल स्पेस 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो 1/2 इंटू 1/3 क्या जाएगा? 1/6। क्या ये सब लोग को समझ में आया? यस और नो? बोलिए, क्लियर है सबको? यस? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी हमें समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? बताओ। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यस और नो? बोलो यस और नो? हाँ जी, यस सर। है ना? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आगे अगला हमें एक बात और समझना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इस दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सही है? बराबर ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, दोनों का सम कितना होगा? 1। आप कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं,
अकरेंस ऑफ इवेंट अगर m माना गया है तो नन अकरेंस आपको n मान के कुछ लोग लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया जा सकता है आपको, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये क्या है हमारा, और सैंपल स्पेस को मैं n मान लेता हूँ। कोई दिक्कत आपको बताइए? ये सैंपल स्पेस को मैंने n मान लिया और नंबर ऑफ इवेंट्स, अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स जिसको बोलते हैं, m से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू कितनी, m/n, यस और नो। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कह सकते हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ द सेम इवेंट इज 1 माइनस m/n। तो ये क्या हो गया, n माइनस m अपॉन क्या, n, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट या नन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज गिवन बाय n माइनस m/m, while probability of event if is given by m/n, where m is the number of possible outcomes, favorable outcomes, possibly favorable outcomes, and n is the possible outcomes। इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम जो आपकी रिक्वायर्ड आउटकम्स है, और ये क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। क्या आपको पॉसिबल मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या सबको समझ में आया, यस और नो, बोलिए। यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा और चीज़ें आपको बता दूं कि कैलकुलेशन जब हमारे पास बड़े होते हैं तो हम उसको छोटा कैसे करते हैं, जरा समझिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ, पहला पॉइंट जो है, थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात समझनी जरूरी पड़ेगी क्योंकि वो चीज़ हमें यूज़ आने वाला है। देखिए परमुटेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट्स। क्या होता है, अरेंजमेंट्स। क्या होता है, अरेंजमेंट का मतलब जैसे मेरे पास वैल्यूज़ है a, b और c, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे पहले मैं मान लेता हूँ, मान लो p है और q है, तो इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अरेंज, इधर इट कैन बी अरेंज लाइक pq और इट कैन बी अरेंज लाइक qp, यस और नो। अगर a b c है तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, a b c। अब a को कांस्टेंट रखो, इसको इधर ले आओ, ठीक, बराबर। अब b लिख दो, सी ए, b को कांस्टेंट रखो, इसको चेंज कर लो। समझ में आ रहा है, यस और नो। अब c लिख दिया, सी ए बी। अब c को कांस्टेंट रखो और इसको इंटरचेंज कर लो। समझ में आया। तो बात में वो कन्फ्यूज़न नहीं आएगी कि हमें पॉसिबल आउटकम्स निकालने हो, अरेंजमेंट्स निकालने हो, तो कितने निकल गए हमारे पास, 6 निकल गए। कितने निकल गए, 6 निकल गए। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर मुझे ऐसे ही आप बोलते रहोगे काउंट करके, तो ये तो बहुत लंबा चीज़ हो जाएगा। इसीलिए लोगों ने बोला कि अगर आपको अरेंजमेंट निकालना है तो आप सीधा सीधा निकाल दीजिए NPR, है ना, मतलब अरेंजिंग R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। अरेंजिंग क्या, R थिंग्स आउट ऑफ कितना N थिंग्स। क्या सवाल समझ पा रहे हैं आप लोग, यस। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे पूछ, NPR का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R, ये होता है N माइनस R, है ना, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। समझ पा रहे हैं सब लोग, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। अब देखिएगा, अब टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालना होता है, तो हम सीधा बोलते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो फैक्टोरियल 3 कर लिए जरा। तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू कब तक, 1 तक। तो आप देखेंगे कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। समझ पा रहे हैं सब लोग। लेकिन कहा जाए कि आपको क्या करना है, R थिंग्स को अरेंज करना आउट ऑफ N थिंग्स, यानी वो बोल देंगे कि आपको A फिक्स रखना है, B फिक्स रखना है, C फिक्स रखना है, तो आपको कुछ भी कह सकते हैं किसी भी तरीके से। तो फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R का मतलब ये है, जैसे फैक्टोरियल N का मतलब कितना है, अगर मैं पूछूंगा 6p2 का वैल्यू बताइए, तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन क्या, फैक्टोरियल 4, 3
2 1 ये कट गया, तो कितना आ गया 30 आ गया। लेकिन इतना मेहनत नहीं करना है, आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे। 6 को 2 टर्म तक रिड्यूस कर दो, तो 6 पहला टर्म रिड्यूस हो गया, अगला टर्म रिड्यूस कर दो, 6 के बाद 5, आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ 9C3 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, सॉरी 9P3 का वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, 9 को 3 टर्म तक रिड्यूस कर दो। 9 पहला टर्म रिड्यूस हो गया, फिर 9 से पीछे जाओ, 8 दूसरा टर्म रिड्यूस हो गया, और तीसरा टर्म रिड्यूस करोगे कितना, 7। ठीक है, 9 × 72, 72 × 7, 7 दूनी 14, कैरी 1, 49 1 50। क्या आपको बात समझ में आया। अरेंजमेंट हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको सिर्फ रिड्यूस कर देना है अप टू द नंबर ऑफ टर्म्स गिवन। लिख के काटने मत लग जाना, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन जल्दी से, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब आता है कॉम्बिनेशंस का। किसका बात आता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं, अगर मैं बोल रहा हूँ NCR, इसका मतलब होता है सेलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स, ये होता है सिलेक्शन। बनाने वाले ने फॉर्मूला बनाया है कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, बट हम फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास अल्फ़ाबेट से सैम्पल स्पेस है, मान लो A B और C, सिंपल स्पेस है, तो इसको आप अरेंज, इसको सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन में रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, नो रिपीटेशन अलाउड, यानी या तो आप ABC लोगे तो BCA नहीं ले सकते, CAB नहीं ले सकते। यानी ABC को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, या तो ABC ले लियो, या BCA ले लो, या CAB ले लो, है ना, या ACB ले लो, या BAC ले लो, या CBA ले लो। अब 6 में से कोई एक ले सकते हो आप, ओनली 1, क्योंकि सिलेक्शन एक लेटर का एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। जबकि अरेंजमेंट में क्या होता था, हम दोबारा अरेंज कर सकते थे। क्या यह बात समझ में आया आपको, यस और नो। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि अगर मुझे 9 में से 2 चीज़ सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला तो ये बोलता है कि आप फैक्टोरियल 9 कर दीजिए, फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, फैक्टोरियल n-2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7। तो ये जाएगा 9 × 8 × फैक्टोरियल 7 बाय 2 × फैक्टोरियल 7। ये काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 36। क्लियर है। लेकिन दिस इज़ ए लेंदी प्रोसेस। हमें क्या करना है, 9 को 2 टर्म तक रिड्यूस करो, तो आप बोलोगे 9 और 8 2 टर्म रिड्यूस हो गया, और जो 2 लिखा है उसका फैक्टोरियल 2 कर दो, तो कितना आ गया 9 × 8 बाय 2, कितना आ गया 36। क्या ये बात समझ में आई सबको, यस और नो। ठीक है, यस और नो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए 8C3 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, 8 को 3 टर्म तक रिड्यूस कीजिए, 8 7 और 3 टर्म तक रिड्यूस हो गया, और बाद में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, 4 7 जा 28, इसका आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आई। विदाउट यूजिंग फार्मूला आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यस और नो। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, मतलब चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं ध्यान में रखते हुए चलता हूँ, समझिएगा। मैं आपसे बोलूँ 100C98 का वैल्यू निकालना है, तो क्या आप बार बार करते रहेंगे ऐसा। 100 को 98 टाइम्स लिखेंगे आप, 98 टाइम्स तक लिखेंगे आप, 98 टाइम्स तक रिड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि NCR का वैल्यू वही होता है जो NCN-R का वैल्यू होता है। चलिए मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ। मान लो 10C6 लिखा हुआ है,
क्या लिखा है 10c6। तो 10c6 का वैल्यू एक वैसे ही हो गया जैसे NCR है, n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 6 है। तो हम सॉल्व करते तो क्या करते, 10 को 6 टर्म्स तक रिड्यूस करते, 9 8 7 6, 3 तो 5 टर्म हो गया, 5 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सोनू, हाँ जी ये सोनू। हालांकि यहाँ पे हम 6 टर्म Yes, तक sir. रिड्यूस करना था, 1 2 3 4 5 6 टर्म तक रिड्यूस कर दी, और आगे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4। यस और नो। लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत है क्या, मैंने तो मना किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो 6 5 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 3 बर्म कट गया, तो 10 इंटू 30 कितना हो गया 30, और 30 इंटू 7 कितना हो गया 210। समझ में आया। लेकिन सामने वाला बोलता है NCR की वैल्यू वही है जो NCN माइनस R की वैल्यू है, 10C4 की वैल्यू। समझ पा रहे हो। अब इसको सॉल्व करो, 10 को 4 टर्म तक रिड्यूस करो, 9 8 7, 4 तक टर्म रिड्यूस हो गया, और फैक्टोरियल 4 लिख दो। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना था 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 दूनी 8 कट गया, 3 3 बार में कट गया, 10 दिया 30, 30 इंटू 7 इज 210। क्या ये बात समझ में आई आपको। यस, यानी एक बात हमें समझ में आया, इन दोनों का डिफरेंस अगर R से छोटा है, इफ डिफरेंस इज लेस देन R, देन रिड्यूस कर दो। ऐसा मत करना कि 10C4 को ज़बरदस्ती 10C6 बना देना। एंश्योर दैट R शुड बी ऑलवेज क्या लेस, छोटा बनाना है R को। ठीक है, समझ में आई बात। R को क्या करना है छोटा बनाना। Yes, sir. ठीक है, ऐसा मत कर देना, 10C6 को 10C4 बनाओ चलेगा। समझ में आई सबको बात, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो। Yes, sir. चलिए की बात देखते हैं अपन। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं आप लोग, सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा है आपको, यस और नो। लेकिन एग्जाम्पल Yes. 5 से पहले एग्जाम्पल 1 कर लो पहले। देखो, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 8। 2 डाइस थ्रो किया गया है और क्या पॉसिबिलिटी है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 8। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 डाइस थ्रो किया गया, राइट। तो पहले हम समझते हैं डाइस 1। डाइस 1 का सैंपल स्पेस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6, करेक्ट। डाइस 2 का कितना होगा सैंपल स्पेस, वैसे ही होगा 1 2 3 4 5 6। तो मैं पूछूंगा टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स कितना होगा। तो आपको ये समझना होगा कि मुझे बताइए टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं और नंबर ऑफ डाइसेस कितने हैं। समझ रहे हो, यस और नो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 6 है ना, 6 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और डाइसेस Yes, कितने हैं, sir. डाइसेस कितने हैं 2। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया NS, मतलब ये डाइस 1 का था, ये डाइस 2 का था। तो टोटल ऑफ नंबर सैंपल स्पेस का कितना आ गया 36। वैसे ही होता है इसमें कॉइन में, अगर 2 कॉइन है तो मुझे बता एक कॉइन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है और टोटल कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, कॉइन में क्या होता है 2 होता है, हेड टेल। कितने कॉइन्स हैं 2 हैं, तो 2 आ गया 4। अगर मेरे पास कॉइन्स अगर 5 होते तो मुझे बता टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक कॉइन में कितना होता है 1 कॉइन, 1 डाइस है ये,
1 कॉइन में कितना होगा? 2, लेकिन कॉइन्स कितने हैं? 5 है, तो कितना हो जाएगा बोलो? 32। समझ गए सब लोग? यस और नो? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। चलिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ने के लिए अलग अलग लिखते हैं 1 6 1 5, ये गलत तरीका है। मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ जिसमें आप इवेंट बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे आपको सम कितना चाहिए बताइए? 7 चाहिए। यस, मैंने यहाँ लिख दिया डाइस 1 और क्या दिया? डाइस 2। क्या सबको दिख रहा है? यस और नो? बोलो। यस सर। 5 सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा अभी कैसे। पहले आपको क्या करना है, लिख देना 1 2 3 4 5 6 7, लिख लिया सब लोगों ने? ठीक। अब यहाँ पे भी क्या करना है, डाइस 1 में ये आ सकता है 1 से 6 तक, है ना? डाइस 1 में यही आ सकता है 1 2 3 4 5 6, आ सकता है कि नहीं बोलो? हाँ जी, यस और नो? अब डाइस 2 में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है, बोलो यस और नो? यस सर। तो यही चीज़ मैं लिख देता हूँ सब जगह, क्या दिक्कत है? मैं आपको फिर बाद में दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। करेक्ट है ना? अब मुझे बताओ, सम के लिए अगर ये 1 लूंगा तो ये इससे क्या लूंगा? 6। आ गया ना सम? 7। इससे 2 लूंगा तो यहाँ पे क्या लूंगा? 5। इससे 3 लूंगा तो इसमें कितना लूंगा? 4। इससे 4 लूंगा तो इससे कितना लूंगा? 3। इससे 5 लूंगा तो इससे कितना लूंगा? 2। इससे 6 लूंगा तो इसमें कितना लूंगा? 1। तो इस सब में 7 7 आ रहा है सम। तो ऐसा आपके कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए? 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 36। यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 1/6। समझ में आया सबको? यस सर। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। ब्लैक वाले पे ध्यान देना। देख लो, आपको फॉर्मेलिटी के लिए उसे दिखा देता हूँ। अच्छा, 8 लिखा था, ये 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 8। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। 7 आता तो कैसे करते आप? ये तो मैंने 7 का बताया ना। अब 8 का निकालना होता तो कैसे करते हैं बताइए? चलिए मैं आपको फास्ट बताता हूँ। पहले 7 का अगर मुझे जल्दी बनाना हो तो कैसे करते हैं? 1 तो दूसरे में कितना? 6, 2 तो इसमें कितना? 5, इसमें 3 तो इसमें कितना? 4, इसमें 5 तो इसमें कितना? 2, इसमें 6 तो इसमें कितना? 1। कितने हो गए? 6 अपॉन कितना? 36। कितना आया? 1/6। जब मुझे ये डाइस 1 है, डाइस 2 और ये सम आ गया, सम 7 चाहिए था आपको, तो इसका प्रोबेबिलिटी फटाक से हमने 1/6 निकाल दिया। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। लेकिन अगर मुझे सम 8 निकालना है तो ईमानदारी से लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तो आएगा नहीं, 1 के बाद 7 तो आता नहीं है डाइस 2 में। आता है कभी? नहीं आता। 2 के बाद 6, 3 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 3 के साथ और 6 का 2 के साथ। ऐसे कितने केस आए? 5 अपॉन कितना? 36। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो यस सर। काम खत्म। काय को सैंपल स्पेस बनाने का इतना सारा? 1 1 क्या बोलते हैं 2 6 3 5 5 3, काय को करने का? और मैं बता देता Yes, हूँ, sir. आप बिल्कुल घबराना मत। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में रहेगा सर 3 5 तो ले लिया तो 5 3 भी मुझे लेना चाहिए। बाद में टेंशन ना लो, ऑटोमेटिक सब सेट हो रहा है। आप घबराना Yes, मत sir. कि कुछ रह गया कुछ छूट गया, ऐसा कभी नहीं होगा। सबको समझ में आया? आगे चले? यस, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए, अब ज़रा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन दिया है, हालांकि ये मैंने अपलोड किया है लेकिन थोड़ा ये रिवर्स हो गया है।
रिवर्स हो गया ये, कि व्यू आ तो सकता है, ये कैसे होगा ये? रोटेट, रोटेट का ऑप्शन तो होना चाहिए ना इसमें, पता नहीं क्या मामला है, कोई बात नहीं, जाने दो, इधर ही देख लेते हैं अपन। मुझे बताओ रेड कितना है हमारे पास? 5, वाइट कितना है? 4, ग्रीन कितना है? 6। 3 बॉल निकाला गया, प्रोबेबिलिटी चाहिए उनको, एक रेड, एक वाइट और एक ग्रीन का, यानी रेड 5 है, वाइट 4 है, यानी 5 4 6 RWG, समझे? RWG मतलब मैं इधर से भी, वैसे तो देखने का तो इधर से भी उल्टा भी देख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है, मुझे हल्का हल्का देख लूँगा मैं एडजस्ट करके। तुम लोग के पास तो बुक होगा, सब लोग देख रहे होंगे, मैं थोड़ा ये उल्टा के मैं देख लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो स्टार्ट। आपको क्या दिया गया है कि रेड कितना है, तो आप बोलेंगे 4 है, 5 है ना, 5 है। देखो यहाँ दिख रहा है, मुझे उल्टा दिख रहा है, बट आप एडजस्ट कर लेना, आई नो कि थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है ये। वाइट 4 है और ग्रीन कितने हैं आपके? 6। 3 बॉल निकाला गया, 3 बॉल्स ड्रॉ किया गया, और कि एक रेड हो, वाइट हो और ग्रीन हो, एक रेड चाहिए, एक वाइट चाहिए और एक ग्रीन चाहिए, ये सुनो। अब मुझे बताओ अगर रेड 5 है, वाइट 4 है और ग्रीन 6 है, तो रेड से रेड निकल जाएगा, एक चाहिए रेड, रेड 5 में से एक रेड निकाल दिया, यानी सेलेक्टिंग 1 थिंग आउट ऑफ 5 थिंग्स। उसी तरह से वाइट का क्या होगा? 4C1, इसका कितना होगा? बोलो 6C1, लेकिन तीनों चाहिए ना आपको, और इधर और वाला तो केस नहीं है, ये मिलेगा तो ये नहीं लेंगे, सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 5C1 की वैल्यू हो जाएगी 5, 4C1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और 6C1 की वैल्यू हो जाएगी क्या? 6। यस। अब सबको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड, वाइट एंड ए ग्रीन आर ड्रॉन, क्या पॉसिबिलिटी है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे या तो रेड आएगा या वाइट आएगा या ग्रीन आएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इवेंट क्या आया, नंबर ऑफ इवेंट क्या आया मेरा? 5 + 4 + 6 कितना? 6 4 10 5 15 15 15 आ गया। लेकिन सैंपल स्पेस कितना है? आपने निकाले कितने हैं सैंपल स्पेस? टोटल कितने बॉल्स थे बताइए? टोटल बॉल्स कितने? 6 4 10 5 15। ये इवेंट नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, टोटल बॉल्स है ये, है ना। टोटल बॉल्स कितने हैं? 15 है, यस और नो, ठीक है ना। अब ये 5C1 + 4C1, एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करना था आपको 5 4 और 6 को, करेक्ट, बराबर ना। तो ये मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने जोड़, ये तो मैंने लिया है सैंपल स्पेस के लिए, तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। लेकिन आपने बॉल्स कितने सेलेक्ट किए हैं? सेलेक्ट कितने किए हैं? 3 किए हैं, यस और नो, यस और नो, 3 सेलेक्ट किए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? ये टोटल आउटकम्स है या टोटल बॉल्स है ये आपका टी, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 15, उसमें से 3 सेलेक्ट किए हैं। अब 15 को 3 टर्म्स तक रिड्यूस करो, 15 14 और 13, और फिर फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2। अब 3 15 जा, 3 5 जा 2, 7 जा, 7 5 जा 35, कितना गया? 7 5 जा 35, है ना। और 35 × ये कर लो, 13 7 जा 91 × 5, यस और नो। अब इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करते हो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए आपके? ये तीनों बॉल चाहिए आपको, तो कितना होगा? 5 × 4 × 6, और सैंपल स्पेस कितने हैं? 91 × 5, यस और नो। 5 5 देखो कट गया, तो क्या आ गया? 24/91, और यही क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है सबको? यस और नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला देखते हैं। यस
ठीक है। अगला, तो मैंने आपको ये बता दिया था फेवरेबल और नॉट फेवरेबल, उसी को हम बोलते हैं ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, यस सर। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए पहले, क्या है कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैं बता चुका हूँ अभी आपको ऑड्स, इसी को मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं कि कौन से पॉइंट पे बताया था मैंने। चलो बता देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है हमारा ऑड्स इन और ऑड्स इन अगेंस्ट। बस कुछ भी नहीं है। अगर ऑड्स इन फेवर है ना, ऑड्स इन फेवर हमने निकाला था अभी, यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या निकाला था, m/n-m निकाला था अभी। यस और नो बोलो। यस सर। तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, अगेंस्ट क्या होगा, 1 - m/n-m। तो आप इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, n-m, n-m माइनस कॉमन लोगे m। ठीक है, तो n-m-m, रुको करो, उल्टा हो गया शायद ये। ठीक है, n-m इन फेवर ले लिया m/n-m, तो 1 माइनस हमने कर लिया, तो n-m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे एक काम करो, इस तरह से मत लिखो, लिखने का तरीका चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो अकरेंस का था क्या था, m/n था, हमने लिया था। यस और नो। तो नॉन अकरेंस का मैंने बताया था आपको, क्या लिया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यस और नो बोलो। यस सर। तो 1 माइनस, मैं आपको बता देता हूँ, क्या आपको याद होना हो, n-m बाय n। क्या ये बात याद है आपको? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नॉन अकरेंस, और इसी को हम बोलते हैं क्या, अगेंस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, फेवर। समझ में आई है? यस सर। यस और नो। ठीक है, तो जब आप दोनों, इस दोनों को आप सॉल्व करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या आ जाता है, दोनों को जब जोड़ते हो तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, दिया है ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर इन इवेंट आर 2:7। फेवर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:7 दिया है। अकरेंस पूछा जा रहा है, फाइंड अकरेंस। अकरेंस क्या होगा, फेवर 2:7 का, इसका मतलब 2 आउट ऑफ, अब टोटल कितना है, टोटल कितना है, 2 + 7 9 सैंपल पॉइंट्स। यस, उसमें अकरेंस का कितना होगा, अगर अकरेंस का 2 है तो टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 2/9। समझ में आया बात? यस सर। है ना? ठीक है, नॉन अकरेंस का पूछता तो क्या करते हैं हम, 1 - 2/9 यानी 7/9, यानी नॉन अकरेंस होता तो ये ले लेते, यानी और अगेंस्ट हो जाता तो ये ले लेते, फेवर है तो ये ले लेते। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और हैं जो हम समझ लेते हैं, हालांकि अब टाइम तो है नहीं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आप नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, एडिशन थ्योरम में हम क्या जानते हैं, एडिशन थ्योरम में हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ठीक तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हालांकि फॉर्मूला लिखा है हम, लेकिन यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, है ना, अगर इफ़ ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कॉमन होगा उन दोनों में, नहीं होगा, नो सर। नहीं होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उसी तरह से
अगर 3 इवेंट हो तो लगातार, फॉर 3 इवेंट्स हैं तो, इवेंट्स हैं तो क्या होगा 5. बताइए। इवेंट्स हैं तो जैसे मान लो अगर हम मुझे एडिशन निकालना है तो क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हालांकि 3 इवेंट्स वाले उतने आते नहीं है, बट फिर भी जानना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, इस दोनों का इंटरसेक्शन करके माइनस कर दो, ठीक, माइनस, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करके माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी। और तीसरा को ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर सी वाला ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है, तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया सबको, यस और नो, बराबर। Yes, sir. एक चीज़ और समझना होगा आपको कि यूनियन आप ले रहे हो, ठीक है, तो तीनों का पार्ट याद रखना, छूटना एक भी नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इंटरसेक्शन में ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो, तो बचेगा क्या, फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या बचेगा, अरे ए इंटरसेक्शन भी 5 हो जाता है ना, तो बी इंटरसेक्शन भी सी भी 5 हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन सी भी 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, अरे होगा ना। तो मेरे Yes, पास sir. ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, अब ये तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5, जीरो बोलना है जीरो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास तो इतना ही बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बस इतना ही। ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं, सीधा सीधा क्या पूछ लेते हैं, डेफिनेशंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था जो मुझे आज कराना था, लेकिन टाइम अपने पास बचा नहीं, तो हम बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. चलो बाय। So we have started topic probability. So those are new to this channel, subscribe to this channel and press the bell icon so that you will get the notification of the upcoming lecture based on probability. And you can get the PDF in the Telegram channel. So you can type NDA Maths by Ravi Ranjan sir, right? You will get the PDF and the screenshot which we have solved today. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.
every single day.